वेलकम स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से न्यूमेरिकल सीरीज शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग जितने भी सीबीएसई के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सबको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जैक का भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी सीबीएसई का सीरीज शुरू हुआ है, फिर जैक का भी सीरीज आपका शुरू होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सेट्स में दिए गए हैं और जितने भी सीबीएसई के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे, और जो टेक्निकल आपका थ्योरी क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपका रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 9 जो सेट 1 में आपका दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग जितने भी करेंगे वो शॉर्ट क्लिप में होगा, एक एक वीडियो होगा एक एक क्वेश्चन का, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को देख पाइएगा, अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि पहला वीडियो है न्यूमेरिकल सीरीज का। तो पहले मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, बट अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, आधा बना के छोड़ देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि हम सही से क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, और घर आने के बाद दोबारा जब इसका स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पता चलता है कि आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या चीज जरूरी बात है उसको ध्यान देने की जरूरत है, वो पहला चीज ये है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे समझ के पढ़ना है। उसके बाद उस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर देने हैं। डिवाइड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए ये किस चैप्टर से पूछा गया है, और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है उसको यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप रफ वर्क साइड में जो होता है उसमें लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए जो जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है। तो कई बार क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं होता है, तो आपको कोशिश करना है कि डायग्राम बनाने का। अगर आप डायग्राम बना लेते तो आप 50% सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन, मतलब आपके लिए इजी हो जाता वो क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट बनाइएगा कुछ ना कुछ मिस होते रहेगा और क्वेश्चन गलत होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन है मेंशन किया गया डायग्राम, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में रिकंस्ट्रक्शन वगैरह किया जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग इन द फिगर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड contained in a thin glass box at an angle 45 degree with its one face। क्या बोल रहा है, एक फेस है, यहाँ देख रहे हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट हो रहा है, और वो 45 डिग्री बना रहा है किससे, सरफेस से। किससे, सरफेस से। अगर मैं पूछूंगा कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्या ये 45 डिग्री इस तरफ वाला होगा? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री की तरफ होता है। किधर होता है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर की तरफ होता है। किधर होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और दोनों एंगल तो 45 है, अगर इसको ले लेंगे कोई दिक्कत? देखिए दिक्कत तो नहीं है इसमें, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 45 30 होता तो क्या उसको 30 लेते हैं हम लोग? नहीं, वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। तो हम लोग कोशिश करना एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। कहां से, नॉर्मल से लेते हैं। 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हम बोलेंगे गिवन डेटा में क्या दिया हुआ आपका, गिवन डेटा में एंगल आई दिया हुआ कितना, 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, द इमर्जेंट रे पासिस अलोंग द फेस ए बी। यहां देखेंगे इमर्जेंट रे कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा, ये रे, ये क्या हो रहा, ये सरफेस से निकल जा रहा, फेस से निकल जा रहा, यानी इंटरफेस जो पार्ट है आपका वहां से ये निकल जा रहा है। और वो कैसे निकल रहा है, वो पैरेलल निकल रहा है, सरफेस से पैरेलल निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल है मान लीजिए, तो ये जो अंदर वाला पार्ट, अंदर ये वाला पार्ट, ये थीटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा सी, या फिर सी बोल सकते हैं डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल। आपने पढ़ा होगा अगर कोई क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है उस केस में, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइनली क्या निकालना है हमें, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। हमें क्या करना है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी हमें म्यू निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे कि हम जिस मीडियम से आ रहे हैं उसको 1 मान लेंगे, जिस मीडियम में गए उसको 2 मान लेंगे। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू टू 1। क्या हो जाएगा, म्यू टू 1। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें निकालना म्यू टू 1। अब देखिए आपके पास क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। एक फॉर्मूला तो क्रिटिकल एंगल का हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं स्नेल्स लॉ यहां पर लगाता हूं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा ना, तो यहां देखिए अगर मैं बोलूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि
प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। हम लोग किस मीडियम से आ रहे हैं? मीडियम 1 से, तो उसको लिखेंगे हम लोग μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। क्लियर है? देखिए साइन I दिया हो कितना 45, तो μ1 sin 45 डिग्री इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, तो हमें निकालना है μ2 1 निकालना है। आपको पता होगा μ2 1 निकालने के लिए हमें किसका रेशियो लगाना? μ2 बाई μ1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री हो गया बाई साइन R हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? μ2 1। ठीक है, अब देखिए हमें ये निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? इस R का वैल्यू, किसका वैल्यू? R का वैल्यू। तो साइन 45 का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ अगला पेज में लिखूंगा 1/√2 इंटू साइन R इक्वल टू μ2 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये एक्सप्रेशन निकाले। ठीक है, पहला स्टेप ये हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहला स्टेप बनाने के बाद आपको चाहिए R का वैल्यू। किसका वैल्यू? R का वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये तो कंस्ट्रक्शन क्या, ये तो पता चला। इसके बाद यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये 90 डिग्री बन गया मान लीजिए। तो आप ये बताइए, एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन रहा ना, इस ट्राइंगल का सम जो होगा, इंटरनल एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ R प्लस थीटा सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सिंस R प्लस थीटा सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो R प्लस थीटा सी इक्वल टू अब कितना बचेगा? 180 माइनस 90, तो R प्लस थीटा सी इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? ये एक्सप्रेशन बनाना है एक और, यहां से बनाना है क्रिटिकल एंगल। तो आपको एक और रिलेशन पता होगा, पता होगा थीटा के फॉर्म में। साइन थीटा सी जो होता है इक्वल टू 1/μ2 1, जो भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा सी को चेंज कर दूं, थीटा सी इक्वल टू 90 माइनस R, क्या हो जाए? 90 माइनस R। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस R हो जाएगा, और ये होगा 1/μ2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस R क्या होता है? कॉस R। क्या होता है? कॉस R। 1/μ2 1। देखिए इस एक्सप्रेशन में और ये एक्सप्रेशन में दोनों में आपका आ गया ना, ये RR और म्यू के फॉर्म में आ गया। हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? μ2 1 इक्वल टू 1/cos R। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग को निकालना है μ2 1 निकालना है। ठीक है, हमें ये पता चल गया दोनों का LHS, या बोल सकते हैं दोनों का एक LHS दूसरा RHS इक्वल है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1/√2 साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos R। ठीक है, अच्छा इसको उधर भेज देंगे तो 1/√2 इक्वल टू साइन R बाई cos R। तो 1/√2 इक्वल टू tan R। अब देखिए tan R आ गया, तो tan R आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमें चाहिए क्या चीज? साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन या फिर कॉस, दोनों में से कोई एक वैल्यू पता होगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो अब ये बताइए, ये हमें पता चल गया, हम ट्राइंगल बना सकते हैं इससे। मान लीजिए ये आपका R एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो आपको पता है टाइन थीटा क्या होता है? टाइन थीटा होता है P/B। टाइन थीटा क्या होता है? P/B। तो P आपका कितना दिया हुआ है? P आपका 1 है और B आपका √2 है। तो 90 के सामने क्या होता है? H होता है, थीटा के सामने जो P होता है ये B होता है। इसका मतलब आपको B दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है और P दिया हुआ 1। हमको क्या निकालना है? पहले H। क्या निकालना है? H। यहाँ पर हम लोग H जब निकालेंगे, ये ट्राइंगल बना हुआ था, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। ये R था आपका और ये आपका B था, ये आपका P इक्वल टू 1 था, ये आपका √2 था। हमें H निकालना है, तो H इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B², यानी 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 दैट इज √3। तो H आया आपका √3। अब हम लोग को टाइन तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? साइन चाहिए, कॉस चाहिए। तो हम लोग साइन निकालते हैं। मान लीजिए साइन R इक्वल टू P/H। P आपका कितना है?
P आपका दिया हुआ 1 और H दिया हुआ आपका √3 यानी साइन R आपका आ गया। ये इक्वेशन नंबर बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, कॉस भी ले सकते थे, ये दिख रहा है, इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या हो जाएगा बताइए। तो वहां पर एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, 1/√2 साइन आर, 1/√2 साइन आर इक्वल टू μ2 1। तो 1/√2 इंटू साइन आर 1 बाय ऊपर में √3 चला जाएगा μ2 1। तो μ2 1 का वैल्यू जो आएगा आपका √3 बाय √2 यानी कंप्लीट रूट ऑफ 3/2। तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है फिर से आप वीडियो देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।